नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण इजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। सबसे पहले तो उन मित्रों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब थोड़ी सी बात हम खेती की करेंगे। हम अपने खेत से, अपनी फसल से अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं, खेत में अच्छी बढ़वार देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारी फसलों को, हमारी जो वनस्पति है, हमारे पेड़ पौधे हैं, उनको हमारी तरह कुछ पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। हमें तो हमारे जो पोषक तत्व हैं सूक्ष्म रूप से तो पेट से प्राप्त होते हैं, लेकिन भोजन के रूप में हम उन्हीं पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। ठीक इसी प्रकार वनस्पति है, हमारी फसलें हैं, उनको भी पोषक तत्वों की जरूरत रहती है। सामान्यतः किसी भी तरह की फसल हो, किसी भी तरह की वनस्पति हो, उसको 17 प्रकार के जो पोषक तत्व हैं उनकी जरूरत पड़ती है। इन 17 प्रकार के पोषक तत्वों में कुछ पोषक तत्व ऐसे हैं जिनकी अधिक जरूरत पड़ती है, और कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं जिनकी अल्प मात्रा में, सूक्ष्म मात्रा में जरूरत पड़ती है। जिन पोषक तत्वों की ज्यादा मात्रा में जरूरत पड़ती है उसको मेन मिनरल्स कह देते हैं, मेन न्यूट्रिएंट्स कह देते हैं, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स कह देते हैं, या एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और जिनकी कम जरूरत पड़ती है उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट के नाम से जानते हैं। आप जानते हैं कि इन्हीं न्यूट्रिएंट्स की, इन्हीं पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए हम, हमारे किसान भाई वर्षों से कई तरह की खादों का प्रयोग भी करते रहे। इस यूरिया का प्रयोग करते हैं, उस यूरिया का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि हमारी फसलों को, हमारे पेड़ पौधों को पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन की प्राप्ति हो सके। ये नाइट्रोजन बहुत महत्वपूर्ण है, इसी से वनस्पतियों का विकास होता है। नए पत्ते, नए तने, नई जड़ें, नए पुष्प, नए फ्लावर, सब कुछ इसी नाइट्रोजन से बनता है, क्योंकि नाइट्रोजन प्रोटीन संरचना का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। नाइट्रोजन के अलावा दूसरी चीज आवश्यकता है फास्फोरस की। ये फास्फोरस ऊर्जा के लिए, बहुत सारी जो क्रियाएं वनस्पति जगत के कोशिकाओं में संपन्न होती हैं, उनमें ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, तो इस ऊर्जा स्रोत के लिए फास्फोरस की आवश्यकता रहती है। ये फास्फोरस की संरचना में महत्वपूर्ण है, बहुत सारे एंजाइमों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या इस विषय को हम ज्यादा नहीं खींचेंगे। और तीसरा महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, इसको पोटाशियम कहते हैं। इन तीनों की बहुत जरूरत रहती है। इसके अलावा जैसे सल्फर है, सल्फर भी ऊत के निर्माण में, कोश के निर्माण में, और बहुत सारे जो न्यूक्लिक एसिड है, जो जो कोश का विभाजन के समय काम आते हैं, जो पौधों के विकास के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उस समय फास्फोरस की बहुत जरूरत, इस सल्फर की बहुत जरूरत पड़ती है। और जो ऑयली एसिड्स हैं, ऑयली वनस्पतियां हैं, उनमें तो ऑयल का निर्माण ही इसी फास्फोरस सल्फर से होता है। तो वनस्पतियों के लिए सल्फर की भी आवश्यकता है, मैग्नीज की भी जरूरत है, आयरन की जरूरत भी है। तो ये जो जो 6-7 जो पोषक तत्व हैं, ये मेन पोषक तत्वों की श्रेणी में आते हैं, और उनके लिए हम ही जो खाद हैं, चाहे वो यूरिया है, डीएपी है, एमओपी है, एसएसपी है, का प्रयोग करते हैं। एनपीके है, इसका उपयोग करते हैं। यूरिया से हमें, हमारी वनस्पतियों को नाइट्रोजन मिलता है, डीएपी से फास्फोरस, सल्फर और पोटाशियम की प्राप्ति होती है, एसएसपी से सल्फर के साथ में पोटाशियम मिल जाता है। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि इन जो 17 जो न्यूट्रिएंट्स हैं, 17 जो पोषक तत्व हैं, वनस्पतियों की बहुत जरूरत है। यदि हम इन वनस्पतियों को पर्याप्त मात्रा में ना दें, या किसी की कमी कर दें, किसी की अधिकता कर दें, तो इनका उपयोगिता में असंतुलन पैदा हो जाता है। उसका सीधा सीधा प्रभाव वनस्पतियों पर और जो फसल के उत्पादन में पड़ता है। फसल की ग्रोथ तो रुकती है, उत्पादन भी सीधा सीधा प्रभावित होता है। ऐसे में कभी ऐसा देखने में आया है कि फसल तो अच्छी रहती है, लेकिन उसमें फ्लावरिंग नहीं होती। फ्लावरिंग नहीं होती तो उसमें भी जो जो फसल निकलने वाली होती है, चाहे साग सब्जियां हों, फल हों, बालियां हों, बीज हों, उनका उनका निर्माण नहीं हो पाता है। तो कई बार ऐसा देखने में आया है, आप देखते भी हैं कि नींबू की फसल कभी कभी अच्छी ग्रोथ लेती है, लेकिन उसमें एक भी नींबू नहीं निकलता, अनार नहीं निकलता, आम के पेड़ है खाली रह जाते हैं। ठीक किसानों को अपनी खाद्यान्न वाली फसलों में देखने को मिलता है। बहुत बार देखने को हो गया है कि मटर तो अच्छी है, हरियाली है, अच्छी ग्रोथ है, लेकिन मटर में उत्पादकता जो है 1/3 से कम रह जाता है, कि बहुत सारे पेड़ जो हैं मटर के बिना बिना फलियों के रह जाते हैं।
ऐसा अक्सर देखने में आता है। तो इसका कारण यही है कि उस फसल में कुछ न्यूट्रिएंट्स की, कुछ पोषक तत्वों की कमी रह गई। तो ऐसे पोषक तत्व जिनको हम कम मात्रा में देते हैं या कई पोषक तत्व वो अधिक मात्रा में दे देते हैं, तो उससे असंतुलन गड़बड़ा जाता है। असंतुलन की इस गड़बड़ी के कारण फसल के उत्पादन पर, फसल की जो जो पैदाइश है, उस पर सीधा-सीधा प्रभाव पड़ता है। ये बात हमें दिमाग में मान लेनी चाहिए। और इन्हीं जो 17-18 न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको हम 2 तरह से आपूर्ति करते हैं। पहला तो है जो वो खाद है, उनके माध्यम से हम सिर्फ 3 पोषक तत्वों की आपूर्ति करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 पोषक तत्वों की आपूर्ति करते हैं। नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए यूरिया देते हैं, डीएपी देते हैं, बार-बार रिपीटेड करते हैं, फसल कमज़ोर रह जाती है, उसकी ग्रोथ नहीं होती है, पीलापन आ जाता है। पीलापन चाहे किसी और कारणों से रहा हो, पीलापन इस कारण से रहा हो कि हमारी फसलों में, हमारी मिट्टी में मैग्नीशियम की कमी हो, जिंक की कमी रह गई हो या बोरॉन की कमी हो, और हम देख रहे हैं कि यूरिया इसमें नाइट्रोजन की कमी है तो नाइट्रोजन डाल दें। जितना नाइट्रोजन का प्रयोग हम करेंगे उतना ही इन पोषक तत्वों के उपयोगिता में पड़ेगा, फसल पर उतना ही प्रतिकूल असर आएगा। जैसे आज के डीएपी हम पिछले 30-40 सालों से भरपूर मात्रा में डाल रहे हैं। डीएपी के कारण हमारी पृथ्वी मिट्टी है, उसकी जो प्रकृति है वो बदलने लगी है। अब उसका न्यूट्रल पीएच नहीं रह गया, एसिडिक पीएच हो गया। और एसिडिक मिट्टी का पीएच बदलने से भी इन न्यूट्रिएंट्स की उपयोगिता पर प्रभाव पड़ता है। तो बहुत सारी जो छोटी-छोटी चीजें, इन पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। तो हम जो खाद देते हैं, उन खादों के माध्यम से इन 16-17 न्यूट्रिएंट्स की आपूर्ति नहीं होती। इनकी आपूर्ति एक साथ सिर्फ एक चीज से हो सकती है, वो चीज है गोबर की खाद, गोबर का कंपोस्ट या फिर पशुओं का मूत्र। यदि हम ये अपनी खाद में, अपनी मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में देते हैं तो फिर हमें इन पोषक तत्वों की अधिकता आवश्यकता नहीं होती है। ज्यादातर पोषक तत्व गोबर से, गौमूत्र से या पशुओं के मूत्र सहजता से प्राप्त हो जाते हैं। फसल अवशेष से भी सहजता से प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन देखने में आया है कि अधिकांश क्षेत्रों में किसान आजकल गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद या फिर जो पशु मूत्र है उसका प्रयोग अपनी फसलों में नहीं कर रहे। जब तक हमने भरपूर मात्रा में गोबर की खाद का प्रयोग अपनी फसलों में किया, अपने खेतों में किया, तब तक हमारी मिट्टी के अंदर, हमारी फसलों के अंदर ऐसे न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं आई। लेकिन अब अधिकांश क्षेत्रों में देखा जा रहा है। इसीलिए खादों की आवश्यकता तो बढ़ रही है। किसान खादों का तो अधिक प्रयोग कर रहे हैं। पहले 20-25 साल पहले जितना खाद वो फसलों में प्रयोग करते थे, उससे 1.5 से 2 गुना तो पहुंच गए, लेकिन उत्पादकता में बहुत तेजी से गिरावट आ रही है। इतना ही नहीं, जितना अधिक मात्रा में खादों का प्रयोग, कुछ न्यूट्रिएंट्स का हम प्रयोग फसलों में करते हैं, उसके साथ में कई तरह के रोग भी खड़े हो जाते हैं। तो यदि आपने अच्छी उत्पादकता लेनी है तो ये बात दिमाग में बैठा लेनी चाहिए कि गोबर की खाद, गोबर की कंपोस्ट खाद या फिर पशुओं का मूत्र आपकी मिट्टी के लिए, आपकी फसलों के लिए बहुत आवश्यक है। इसके बगैर यदि अवैज्ञानिक तरीके से बिना सोचे समझे, बिना विशेषज्ञों के परामर्श के सिर्फ 2-4 तरह के खादों का ही प्रयोग करते रहेंगे तो निश्चित रूप से इससे फसल की उत्पादकता प्रभावित होगी। मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट आएगी, मिट्टी बांझ होती चली जाएगी और सिंचाई की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। आप कहेंगे अब गोबर ही क्योंकि गोबर के साथ में कुछ लोगों के दिमाग में कुछ कन्फ्यूजन रहता है। बहुत लोग कहते हैं गाय का गोबर ही क्यों, दूसरे पशुओं का गोबर क्यों नहीं। तो ये बात ध्यान देने की आवश्यकता है। ध्यान देने की आवश्यकता है कि पशुओं का, कोई भी पशु है, उसकी एक रुचि है कि वो कौन सा आहार लेता है, कौन सी घास फूस वनस्पतियों का प्रयोग अपने आहार के रूप में करता है। गाय एकमात्र ऐसा जीव है जिसकी रुचियां विभिन्न वनस्पतियों में रहती है। वो मौसम के अनुसार अपना चारा चुनता है। भैंस आदि के साथ ये समस्या नहीं है। भैंस को आप एक ही तरह का चारा पूरी जिंदगी दे सकते हैं, पूरी साल दे सकते हैं। बहुत दूसरे पशु भी हैं। इसीलिए हमने, जो हमारे जो पूर्वज रहे उन्होंने, या जो समझदार विद्वान लोग रहे हैं, उन्होंने गाय को श्रेष्ठतम पशु की श्रेणी में रखा है, उसे माँ की संज्ञा दी है। क्योंकि गाय के माध्यम से जो गोबर हमें प्राप्त होता है, उसके गोबर में हर तरह के पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में रहते हैं। गोबर की खाद का, गोबर के प्रयोग से हमारे खेतों में किसी भी पोषक तत्व की कमी नहीं आती। और इससे अद्भुत है गाय का यूरिन, गाय का पेशाब, गाय का मूत्र। गाय के मूत्र में तो पूरी तरह से तैयार फॉर्म में सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, क्योंकि उसको रिफाइन करने की, उसको डिकम्पोज करने की आवश्यकता नहीं है। गाय के मूत्र की इसीलिए विशेषता भी है।
मैं विशेषता में ज़्यादा गहराई से नहीं जाऊँगा, मैं अपना विषय खेती तक सीमित रखूँगा। तो जिस भूमि में गाय के मूत्र का बार-बार प्रयोग होता है, वहाँ किसी खाद की, किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि गाय के मूत्र में वो सारे पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में सक्रिय रूप में रहते हैं, जिसे हमारी फसलें सहजता से प्राप्त कर लेती हैं। लेकिन गाय के मूत्र की उपयोगिता एक तो ये है कि पर्याप्त मात्रा में हो। आपने 1 एकड़ फसल ली हो, चाहे वो गेहूँ की हो, चावल की हो, गन्ने की हो, कॉटन की हो, या साग सब्जियों की हो, या आपने फलों के पेड़ अपने खेतों में लगाए हुए हैं, तो उनको पर्याप्त गाय के मूत्र की जरूरत पड़ती है, और रिपीटेड जरूरत पड़ती है। एक बार से उसकी आपूर्ति कम नहीं हो जाती, क्योंकि गाय का अधिकांश जो मूत्र है उसका पानी तो अब्जॉर्ब हो जाता है, सूख जाता है, इवेपोरेट होकर निकल जाता है। उसके मिनरल तत्व हैं वही मिट्टी में रहते हैं, और यदि मिट्टी में पर्याप्त ह्यूमस है, पर्याप्त जीवांश है, तो वो मूत्र का जो कठोर हिस्सा है, जो उसका मूल तत्व है, वो अपना प्रभाव दिखा पाता है। रेतीली मिट्टी में, कठोर मिट्टी में, या ऐसी मिट्टी में जिसमें नमी की कमी है, वहाँ गोबर की सक्रियता घट जाती है। तो इसमें आप गोबर का जो भस्म कल्चर है वो तैयार करके प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आयुर्वेदिक दवाओं में, आयुर्वेदिक विद्वान पहले गाय के मूत्र के साथ में दवाएं लेने के लिए कहते थे, तो उसके लिए 40 से 50 ml गाय का मूत्र प्रति दवा के साथ सेवन करना जरूरी होता था। इससे बहुत लोगों को अरुचि हो जाती थी, उन्होंने इसमें कुछ प्रयोग किए, गौमूत्र से भस्म बनाना शुरू कर दिया, और उस गौमूत्र भस्म का प्रयोग शहद के साथ में, या पानी के साथ में, या फिर दूसरी चीजों के साथ कराना शुरू किया, तो उससे उसकी गुणवत्ता में वृद्धि होगी, क्योंकि गौमूत्र के सारे अंश तो उसमें आ ही जाते हैं। इसी तरह यदि आप खेती में गौमूत्र का प्रयोग करना चाह रहे हैं, तो गौमूत्र से आप भस्म बना लीजिए, पाउडर बना लीजिए, और पाउडर बनाने से इसकी जो ज़रूरत है आपको निम्न मात्रा में पड़ जाती है। फिर आपको 100-200 ग्राम गौमूत्र भस्म की 1 एकड़ ज़मीन के लिए आवश्यकता पड़ती है। आप एक फसल के लिए 100 ग्राम गौमूत्र भस्म का प्रयोग करके भरपूर मात्रा में फसल ले सकते हैं। तो मैंने एक चीज़ बताई, यदि आपको अच्छी उत्पादकता लेनी है, अच्छी फसल में बढ़त लेनी है, फसल की बढ़वार अच्छी रखनी है, तो जो हमारी वनस्पतियों के लिए आवश्यक जो पोषक तत्व हैं, 17 जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी आपूर्ति करना बहुत आवश्यक है। इसमें एक में भी असंतुलन हो जाए तो उसका निश्चित प्रभाव आपकी फसल के जो उत्पादकता में पड़ता है। या तो फसल की ग्रोथ रुक जाएगी, या उसमें कलियां कम हो जाएंगी, या फ्लावरिंग कम होगी। फ्लावरिंग होगी तो फ्लावर झड़ जाएंगे, फूल निकलेंगे, फूल कच्ची अवस्था में झड़ जाएंगे, या फूल फलों के रूप में परिवर्तित तो होंगे, बलियों बालियों के रूप में, बीज के रूप परिवर्तित तो होंगे, लेकिन वो अपने पूरे आकार को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। या फिर बार बार ऐसी फसलों को, ऐसी पेड़ वनस्पतियों को रोगों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यदि न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो उस मिट्टी में, और उस मिट्टी में पैदा होने वाली वनस्पति में कई ऐसी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। तो ऐसे में बार बार उस क्षेत्र में रोगों का संक्रमण होता रहता है। तो इस बात को दिमाग में रख लीजिए कि आपको भरपूर मात्रा में अच्छी फसल लेनी है, तो उनके लिए जरूरी जो सभी पोषक तत्व हैं उनकी आपूर्ति करना बहुत आवश्यक है। आपको अंत में एक और बता दें कि 3 पोषक तत्व तो ऐसे हैं जिनको देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उन्हें तो हमारी वनस्पतियां सीधे सीधे प्रकृति से, सीधे सीधे वातावरण से ग्रहण कर ही लेती हैं। कार्बन की यानी कभी आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि कार्बन को तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हमारी वनस्पतियां वातावरण से सीधा ग्रहण कर लेती हैं। इसी कार्बन डाइऑक्साइड से फोटोसिंथेसिस क्रिया संपन्न होती है। इसी के माध्यम से वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलती हैं। उसी ऑक्सीजन नामक प्राणवायु से हम जिंदा हैं, हमारे तरह के हजारों लाखों करोड़ों तरह के प्राणी जिंदा हैं। इसी से इस पृथ्वी पर जीवन भी है। तो कार्बन की देने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक कार्बन देने की आवश्यकता है, क्योंकि इसी ऑर्गेनिक कार्बन में एक ऐसी संरचना हमारी मिट्टी में बन जाती है, इसमें बहुत सारे जीव, बहुत सारी जो रासायनिक क्रियाएं सहजता संपन्न होती हैं, और वो जो कार्बनिक संरचना है वो काफी मात्रा में पानी को सोख कर नमी को बनाए रखती हैं। तो ये थोड़ी सी बातें हैं, इनका आपको अपने दिमाग पर जरूरी बातें हैं वो रखना है।
और यदि आपने मेरे मित्रों की शिकायत रहती है कि मैं किसी बात का जवाब नहीं देता, तो आप नंबर तो दीजिए, क्योंकि नंबर के आप फ़ोन नंबर देंगे तो मैं जब भी समय हुआ मैं आपसे आगे से कॉन्टैक्ट करके आपके समाधान का निराकरण करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद मित्रों।